ना वो राइज किया गया था। तो यानी कि डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर बेशुमार जो थी वो शॉर्ट कमिंग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ये अपवर्ड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि डाउनवर्ड जो था उसको वो कहते थे कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं आप कर सकते, बहुत ज़्यादा अगर ह्यूज अमाउंट है या नंबर ऑफ स्पीशीज अगर ज़्यादा हों तो आप उनको ना डाउनवर्डली क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से नीचे को लेके आएंगे तो स्पीशीज तो बहुत सारी बिखर जाएंगी नीचे। लेकिन अगर इकट्ठी एक ही मेंबर स्पीशीज के इकट्ठे कर करके तो एक जैसी स्पीशीज को रिलेटेड जो स्पीशीज हैं या जेनरा है या टेक्सोन है उनको आप आगे से आगे रखते जाएं आगे नेक्स्ट हायर लेवल में, तो इस तरह से जो है इसके अंदर सिंप्लिसिटी आ जाएगी और ये बेहतर क्लासिफिकेशन चले जाएगी। तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ यानी जनरल से स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ले जाया जाने लगा, तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को फिर अपवर्ड क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। तो ये इसकी सबसे पहले हिस्ट्री है इसमें लिखी हुई है, देखें अगर आप अपवर्ड क्लासिफिकेशन में कि जब 18th सेंचुरी के दरमियान था, मिड था, यानी कि 18th सेंचुरी का यानी 1750 के करीब करीब जब भी था ज़माना, तो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स या फ्लॉज जो थे वो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर ऑब्जर्व किए गए थे। हालांकि ये लॉजिकल डिवीजन कही जा रही थी, तो इसमें बहुत सारे फिर भी फ्लॉज जो थे इसके बहुत सारे जो थे वो शॉर्ट कमिंग्स ऑब्जर्व की गई। तो इसीलिए फिर इसकी ये शॉर्ट कमिंग्स के अंदर ये कुछ लिखी भी हुई हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन, तो ये चार यहाँ पे आपको मेंशन है। पहली क्या है, इट वाज एक्चुअली अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ही बन रहा है ना, कि आप इसमें कीज की तरह इसको आप यूज कर रहे थे। जैसे आपने टेक्सोनोमिक कीज देखी थी डाइकोटोमस, तो उसी तरह से हमने देखा था ना उसमें कि एनिमल्स था तो फिर एनिमल्स को दो में डिवाइड कर दिया, विद ब्लड विदाउट ब्लड। अब अगर विद ब्लड वाले थे तो उनको भी फिर दो में आगे डिवाइड कर दिया कि वो हेयरिंग हैं या नॉन हेयरिंग है। तो ये तो टेक्सोनोमिक कीज हो गई, इसमें आप एनिमल्स को जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन तो नहीं ना ये प्रॉपर कोई हो रही। इसी तरह से इसमें अब दूसरा इसी के ऊपर एतराज था कि द अरेंजमेंट इट प्रोड्यूस्ड डिपेंडेड एंटायरली ऑन द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स वर यूज्ड। अब देखें कि आप जहां से शुरू कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, अब जैसे आपने एनिमल्स रख लिया पहला ग्रुप, उसके बाद आपने कैरेक्टर जो सा चूज किया, जैसे ब्लड वाला कैरेक्टर चूज कर लिया विद ब्लड है या विदाउट ब्लड है, तो कैरेक्टर्स जिस तरह आपने चूज किए उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन की अरेंजमेंट हो गई है। तो वो तो कोई प्रॉपर नहीं ना अरेंजमेंट है। और डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स से कैसे आप किसी एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं, हालांकि वो तो एक की है, वो क्लासिफिकेशन तो नहीं ना है कोई प्रॉपर। तो इस तरह से की को आप क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन उसको नहीं कह सकते की को आप। तो इसीलिए फिर इसको कहा गया कि इट वाज ब्लेटेंटली आर्टिफिशियल। ब्लेटेंटली मीन मुकम्मल तौर पर ये जो था एक मसनूई सिस्टम था जो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन का था, तो इसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसके अलावा इसमें एक और नुकसान ये था कि दिस मेथड वाज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्डर इन अ लार्जर फाना। अब फाना और फ्लोरा आपको पता है, फाना कहते हैं किसी भी लोकल एरिया के जो होते हैं एनिमल्स, और फ्लोरा कहते हैं किसी भी लोकल एरिया के प्लांट्स को। तो अब जो बहुत ज्यादा अगर आपके पास फाना है किसी एरिया का, किसी एरिया के आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा हो गई, तो आप उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन से, क्योंकि उसमें तो आप जस्ट एक कीज की तरह ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे आपने ऊपर पढ़ लिया कि उसमें डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स हैं और इसमें कोई सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, जो अरेंजमेंट आपने की बना ली है उसके मुताबिक आप अरेंज कर रहे हैं एनिमल्स को, और आइडेंटिफिकेशन का ये मेथड है, क्लासिफिकेशन इसमें नहीं कर सकते आप। तो ये सारे इसके फ्लॉज थे जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था 18th सेंचुरी के मिड में क्या हो गया था, तकरीबन खत्म कर दिया गया था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक नया सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था अपवर्ड क्लासिफिकेशन। अब अपवर्ड क्लासिफिकेशन की यहाँ से आप ये डेफिनेशन देख रहे हैं कि दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ असेंबलिंग स्पीशीज बाय inspection into groups of similar or related species and forming a hierarchy of higher taxa by again grouping similar taxa of the next lower rank। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप स्पीशीज को असेंबल कर रहे होते हैं बाय इंस्पेक्शन इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर और रिलेटेड स्पीशीज। जैसे यहाँ पे देखें जी कि आपने अब रिलेटेड स्पीशीज की इंस्पेक्शन कर ली, मतलब आपको पता है कि ये स्पीशीज जो है इससे रिजेंबल करती हैं। पहले तो स्पीशीज को आपने कलेक्ट किया ना, कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे जो एक जैसे थे हु बहू जो इंटरब्रीड कर रहे थे वो स्पीशीज बन गए। अब रिलेटेड स्पीशीज को आप अगले नेक्स्ट लेवल में रख रहे होते हैं ना, जिसको हम टेक्सोन कह रहे होते हैं, लोअर टेक्सोन से हायर की तरफ। तो ये रिलेटेड जो स्पीशीज थी इनको इकट्ठा करके एक जेनरा के अंदर रख दिया गया, यानी इनका सेम जेनरा होगा। तो सेम जीनसिस जो है उनको सेम फिर जो है जेनरा को आगे फैमिली में रख दिया गया। तो इस तरह से नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं नीचे से ऊपर उससे फिर ऊपर। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो इंस्पेक्शन की गई है, एनालिसिस किया गया है रिलेटेड स्पीशीज का,
उसके बाद उसमें फिर उसको नेक्स्ट हायरार्ची में ले गया गया। हायरार्ची मीन दर्जा बंदी में, तो उससे उससे ऊपर वाली दर्जा बंदी में आपने उन दोनों को रख दिया जो रिलेटेड स्पीशीज थी एक सेम जीनस के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें, तो बाय अगेन ग्रुपिंग सिमिलर टैक्सा ऑफ द नेक्स्ट लोअर रैंक, तो आपने क्या करना है कि अगेन जो लोअर रैंक है, क्योंकि लोएस्ट रैंक है ये फिर थोड़ा सा हायर है, ये उससे हायर है, तो फिर आपने अगेन जो सिमिलर टैक्सॉन है लोअर रैंक के, इनको मिला के एक फैमिली में रख देना है। फिर रिलेटेड फैमिलीज को मिला के आप उसे अगले लेवल पे ले जाएंगे। तो इस तरह से जो नीचे से ऊपर की तरफ क्लासिफिकेशन आप करने जा रहे होते हैं, इसको कहा जाता है अपवर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको स्टेट फिर इस तरह से किया गया था। बफन ने 1749 में इसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दी थी कि व्हाट इज बेसिकली एन अपवर्ड क्लासिफिकेशन। तो उसने कहा था, इट वुड सीम टू मी दैट only way to design an instructive and natural method is to group together things that resemble each other and to separate things that differ from each other। तो उसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था इस सिस्टम को, कि उसने कहा कि ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है कि मैं जो है जो नेचुरल मेथड इनमें आ जाएगा, या एक बेहतर मेरे लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है कि मैं उन चीज़ों को मिला दूं जो एक जैसी नज़र आ रही हैं, और उन चीज़ों को सेपरेट कर दूं जो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रही हैं। यानी वो स्पीशीज जो रिजेंबल कर रही हैं वो एक सेम जीनस में आ जाएंगी, जो सेम जीनसेस होंगी, जेनरा होंगे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के, उनको आप एक सेम फैमिली में रख देंगे। तो उसने कहा कि ये ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि ऊपर से नीचे की तरफ क्लासिफिकेशन की जाए। तो इस तरह से फिर दिस थॉट वाज सिस्टमैटिकली अप्लाइड बाय द बोटेनिस्ट एडेंसन। तो एडेंसन ने 1763 में फिर ये सिस्टम को अप्लाई भी कर दिया था अपवर्ड क्लासिफिकेशन को, और इस तरह से इसने जो था वो तकरीबन सारे जो लीनियस के बाद वाले जोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी फिर अपवर्ड क्लासिफिकेशन को ही अप्लाई किया था। तो इस तरह से उन्होंने स्पीशीज टैक्सॉन जो थे उनको डिलिमिट किया था, यानी इनको जो है वो एक खास ग्रुपिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया था बाय इंस्पेक्शन एंड थ्रू एन इवेल्युएशन ऑफ न्यूमरस कैरेक्टर्स। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको क्लासीफाई किया, और इस तरह से वो हायर टैक्सॉन की तरफ मूव करते चले गए। तो ये एक अपवर्ड क्लासिफिकेशन का सिस्टम था जो फिर बाद में चलता रहा, यानी मिड 1750s के बाद जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद फिर सबसे पहले इसको जो था वो बफन ने इसकी डेफिनेशन की, इसको डिटेल में बताया कि ये ज़्यादा बेहतर है। फिर एडेंसन ने इसको क्लासीफाई कर दिया लीनियस के बाद, और उसके बाद बहुत सारे जो लेटर जोलॉजिस्ट आए सब ने इसी तरीके को फॉलो करते हुए एनिमल्स के करैक्टर्स को देखते हुए इस तरीके के मुताबिक उनकी क्लासिफिकेशन की। तो जो करैक्टर्स थे उनको वेट किया गया, यूजुअली नोट बाय प्रायर राय प्रिंसिपल्स सच एज फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो था इम्पोर्टेंस। अब इसमें देखें कि प्रायर राय या पोस्टी राय जो है, ये दो तरह की ना इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये टेक्सोनॉमी के अंदर हम करैक्टर्स को लिखते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये दो टर्म्स नजर आ रही हैं, इसको ना इसकी इमेज बना लें। ठीक है, इसकी पिक बना लें। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको फिर मैं समझाता हूँ आपको। अब देखें प्रायोराई जो है ये वैसे देखें तो प्रायोरिटी से आ जाता है, यानी स्टार्ट से आ जाता है कि एनालिसिस आपने अभी किसी चीज़ का नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उसमें जो है वो कह देते हैं जी कि ये करेक्टर फलां इस तरह का है। तो विदाउट एनालिसिस अगर आप कोई भी करेक्टर ले रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी चीज़ का, जैसे अब आपने एक सपोज स्टेटमेंट दे दी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, तो जो बच्चे पैदा होंगे, जैसे वो डार्विन कहता था ना कि जो औलाद होगी या नस्ल होती है उसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, उसमें एवोल्यूशन आ रही होती है। तो अभी उसने एनालिसिस तो नहीं ना उसका किया था, यानी उसको टेस्ट तो नहीं ना किया गया, तो उसने एक स्टेटमेंट तो दे दी कि इस तरह से शायद शायद एवोल्यूशन होती है, लेकिन वो विदाउट टेस्टिंग है, विदाउट एनालिसिस है। तो ऐसे करेक्टर्स जिनको आप विदाउट टेस्टिंग जो होता है वो उनको एग्जामाइन कर रहे होते हैं, तो वो प्राय राय में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राय राय जो है ये बिफोर एनालिसिस का आप तर्जमा कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जैसे एग्जांपल है। तो पोस्टीरियर राय जो है ये क्या होता है, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप क्या करते हैं कि विद एनालिसिस जो होता है, फिर उसके बाद आप उनकी डिटेल बता रहे होते हैं कि ये फलां कैरेक्टर हैं या इस तरह से हैं। जैसे अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको ये दी गई है प्राय राय की, कि जिसमें आप देखें विदाउट एक्सपीरियंस जो होता है किसी भी डाटा को जो होता है वो मान लेते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे है, विदाउट एक्सपेरिमेंट। यानी आप जैसे सुकरात जो है वो कह रहा है कि वाइन जो होती है यानी कि प्लाटू की निस्बत ज़्यादा लेता है, और प्लाटू जो है वो क्या है, वाइन जो होता है अरस्तु की निस्बत ज़्यादा लेता है। और सुकरात जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है अरस्तु से ज़्यादा वाइन ले रहा है। एक स्टेटमेंट है जैसे,
कि सुकरात ने जो है शराब जो है वो अरस्तू से ज़्यादा ली, और अरस्तू जो है उसने ज़्यादा शराब ली है जो है, और जो अफलातून है, सॉरी, अफलातून से ज़्यादा जो है सुकरात ने शराब ली है, और अफलातून से ज़्यादा जो है वो अरस्तू ने शराब ली है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सुकरात जो है इसने ज़्यादा जो है शराब ली है देन अरिस्टोटल। ऐसे ही बनता है ना कि अरस्तू की निस्बत से सुकरात की शराब जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि सुकरात जो है वो ज़्यादा वाइन किसकी निस्बत ले रहा था, प्लाटू की, और प्लाटू से ज़्यादा कौन ले रहा है वाइन, अरस्तू। तो सिंपल नहीं हो गया कि सुकरात की जो वाइन होगी वो अरस्तू से ज्यादा है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप प्राय राय कह सकते हैं कि आपने विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट आपने जो है अपने सेंस को यूज करते हुए आपने जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी है कि जो कि काफी बेहतर है, हालांकि आपने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे 5 इज अ प्राइम नंबर, ब्रदर्स आर मेल सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो ब्रदर्स जो है वो मेल सिबलिंग्स ही होते हैं ना, यानी जो बहन भाई में अगर देखें तो मेल सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, तो मेल ही सारे होते हैं ब्रदर्स, फीमेल तो नहीं ना होती। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई सेंस जिसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट के बगैर कोई बात बता रहे हो तो वो प्राय राय में आ जाती है। अब क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। और पोस्टीरियर राय जी में क्या सर। करते हैं, एनालिसिस बता रहे होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को। तो यहाँ पे अब देखें ये एक इसमें बात आ गई कि अब जो था कैरेक्टर्स वो वाले जिनको वेट किया जाता था, तो उनको जो है प्राय राय प्रिंसिपल्स के ऊपर वेट नहीं किया जाता था, बल्कि उनको क्या किया जाता था, पोस्टीरियर राय डिटर्मिनेशन उनकी की जाने लगी। यानी उनको जो था एग्जामाइन करके, उनको एनालिसिस करके, उनका एक्सपीरियंस करके, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको बताया जाता था कि ये करेक्टर वाकई है या नहीं है। तो इस तरह से फिर करेक्टर्स जो थे एनिमल्स के, उनको वेट करते हुए, उनको एनालिसिस करते हुए, उनको एक्सामाइन करते हुए फिर क्लासिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ था। तो इस तरह से को वेरिएंस अब देखें इसमें क्या है कि करेक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे के हिसाब से अगर मॉडिफाई हो रहे हो, दो करेक्टर्स ऐसे हों जिनमें इकट्ठी वेरिएशन आ रही हो तो वो को वेरिएंस में आ जाते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स भी लिए जाने लगे थे। इसके अलावा इसमें एक और देखें जो था वो चेंज आया था कि कौन करंट विद द मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट। अब इसमें मेथड तो देखे शिफ्ट हो ही गया था कि पोस्टीरियर राय की बजाय जो था वो बाद में प्राय राय की बजाय पोस्टीरियर राय आ गया हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ मेथोडोलॉजिकल चेंज क्या आया था कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ अगर जाएं तो फिलोसफिकल चेंज भी उसमें आ गया था। यानी फिलोसफीज होती है ना मुख्तलिफ तरह की, तो उसमें फिलोसफिकल चेंज क्या आया था कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक हुआ करता था कि लीनियर टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स as reflected in the secular nature and in Lamarck's concept of evolution was replaced by in the existence of archetypes, ठीक है, जिसको आइडियलिस्टिक मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अब टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, लीनियर टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट ये बिलीव करता था कि जो हर चीज़ है वो क्या है कि वो इस तरह से क्रिएट की गई है कि जैसे खुदा ने उसको क्रिएट किया होता है। तो यूनिवर्स का भी यही एक कंसेप्ट था। तो उसमें सेक्लेनेचरी का जो एक कंसेप्ट बना हुआ था वो चेंज हो चुका हुआ था। तो लमार्क जो कंसेप्ट था एवोल्यूशन का, उसको भी रिप्लेस कर दिया जाया गया था कि एवोल्यूशन नहीं है बल्कि क्या है कि आर्ची टाइप्स होती है, यानी आइडियल मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। आर्ची टाइप्स मीन्स कि हर स्पीशी की एक खास, आर्ची कहते हैं एंशियंट को, टाइप्स मीन जो उसका एक अपेयरेंस होता है या उसकी जो इकसाम है। यानी हर जानदार की जो एक नस्ल चलती आ रही है उसका जो बेसिक बॉडी प्लान है वो एक आइडियल फॉर्म में है, तो उससे वो वेरी नहीं करता है, वो वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि डिवाइनली क्रिएटेड की तरफ शिफ्ट हो गए हुए थे। कि पहले ये आइडिया था ना कि टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टीलियोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते थे। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, बहुत बड़ा एक नजरिया था जिसके ऊपर साइंटिस्ट का बिलीव हुआ करता था कि जैसे अगर कोई भी मतलब फिनोमिना आता है ना, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे वो करते थे, या उसमें कोई ना कोई एम होता था, तो उसको टीलियोलॉजी में मान रहे होते थे, उसमें कोई ना कोई रीजनिंग आ रही होती थी। अब ये देखिए कंसेप्ट टीलियोलॉजी, तो इसमें टीलोज वर्ड एंड से है और गोल का या गोल बनता है उसका, और लोगोस मीन एक्सप्लेनेशन या रीजन, कि कोई भी जानदार अपनी फाइनलिटी की तरफ अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर रीजनिंग उसमें दी जाती थी कि जैसे ये देखें इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एंड या पर्पस या गोल, कि कोई भी चीज जो है अपने वो गोल की तरफ क्यों जा रही है, क्यों अपनी फाइनलिटी की तरफ जा रही है, तो ये टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका होता है। यानी हर चीज आपको पता है ना अपने एक जो है वो फाइनलिटी की तरफ जा रही है, जैसे इंसान है उसकी डेथ की तरफ वो जा रहा है, तो हमारी फाइनल क्या है, हमारी डेस्टिनेशन डेथ है। तो ये क्या है, एक टीलियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। समझ आई बात इसकी। आप सिंपली इसका तर्जमा करना चाहें तो आप फाइनलिटी भी कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाई कर दिया जी गया था सर। आर्चीटाइप्स के साथ, कि जिसमें ये बताया गया है कि जो जानदार होते हैं बेसिकली इनकी एक खास फिक्स्ड टाइप होती है
और आर्ची टाइप से मुराद ये कि जो जानदार जिस फॉर्म में बना हुआ है, जिस तरह की उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो एक आइडियल मॉर्फोलॉजी जो चेंज नहीं हो सकती, मॉडिफाई नहीं हो सकती, और वो उसी में ही एग्जिस्ट करती है उसकी नस्ल, और वो चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह से इसके मुताबिक फिर क्या हुआ, क्यूवियर ने रिकॉग्नाइज किए थे 5 फाइलम्स। क्यूवियर साइंटिस्ट था, उसने 5 फाइलम्स इसी बेस पे जो है वो एनिमल्स के रिकॉग्नाइज किए। उस जमाने में उसने क्लासिफिकेशन की 5 फाइलम्स के अंदर एनिमल्स की। इसी तरह से वॉन बायर जो था, इसने दूसरे साइंटिस्ट के साथ, जैसे ओवन है OWEN, ये वॉन बायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ने फिर मिलकर जो है मजीद आगे जो है क्लासिफिकेशन के अंदर सिस्टम राइज किया। जैसे इन्होंने कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी जो है एनिमल्स की ऑब्जर्व की प्री डार्विनियन पीरियड में। तो डार्विन का जो जमाना था उससे पहले, डार्विन तो आपको पता है कोई 150-200 साल पहले आया है, तो इससे पहले वाला जो जमाना था 1750 के बाद और डार्विन से पहले, तो उस जमाने में इन्होंने क्या किया, एनिमल्स की कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, उनका पेरेंट्स जो था उसका तकाबली जायजा लिया, उसकी बुनियाद पे क्या किया था कि स्पीशीज को इन्होंने क्लासीफाई किया था एनिमल्स की। तो इस तरह से इन्होंने फिर कहा कि एनिमल्स के बहुत मुख्तसर लिमिटेड नंबर बन रहे हैं ग्रुप्स के, और हर ग्रुप के अंदर एक डिस्टिंक्ट टाइप पाई जाती है, जिसको आर्ची टाइप कहा जाता है। तो अभी आपको कंसेप्ट मैंने बताया ना कि आर्ची टाइप में क्या होता है कि फिक्स्ड नेचर होती है हर जानदारों की, उनका बॉडी प्लान, उनकी नेचर, उनका तरीकाकार, उनकी शक्ल, उनका हर पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उस जमाने में डार्विन से पहले और लीनियस के बाद वाले जमाने में एनिमल्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया गया था, उनकी टाइप्स की बुनियाद पे, जो कि लिमिटेड नंबर था, ये टाइप्स थी उनकी। तो इस तरह से फिर डिस्क्रिप्टिव डिवाइस के तौर पे जो था टाइपोलॉजी जो है वो यूज की गई। टाइपोलॉजी मींस कि एनिमल्स का इमेज जो था या उनका जो अपीयरेंस था वो काफी हद तक लीगलाइज हो चुका हुआ था, यानी उसमें लेजिटिमेट यानी कि उसको कर लिया गया था कि जो अपीयरेंस है एनिमल्स का वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें फिर भी क्या था कि बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि टाइपोलॉजिकल थिंकिंग जो थी वो इसेंशियलिज्म के ऊपर बिलीव करती थी कि हर जानदार के कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, कि हर जानदार की एक बेसिक टाइप है जो चेंज नहीं हो सकती, जिसको आप टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसको इसेंशियलिस्ट स्पीशीज कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक माना जाता था कि स्पीशीज के कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं जो अनचेंज्ड रहते हैं, जो कि उसके बेसिक फीचर होते हैं जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप देखें तो ये एक हेडिंग बन सकती है, इस पहले के स्टूडेंट्स आप हेडिंग ये बना सकते हैं कि 4 मेजर डेवलपमेंट्स which were being characterized between the period of Linnaeus and Darwin, यानी डार्विन के ज़माने के से पहले और लीनियस के बाद। तो 4 तरह की जो थी वो डेवलपमेंट्स जो थी वो करेक्टराइज की गई, यानी 4 तरह की डेवलपमेंट से मुराद ये 4 तरह की टेक्सोनोमी के अंदर तब्दीलियां आई, जिसमें बहुत सारी बेहतरी आ गई टेक्सोनोमी के अंदर। इसमें अब चारों ये पॉइंट्स आप देखेंगे 1 बाय 1 लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के नाम से, ठीक है। तो ये इसकी हेडिंग बन रही है, जो आप हेडिंग इसकी मेजर दे सकते हैं कि 4 कौन सी डेवलपमेंट थी जो लीनियस और डार्विन के पीरियड में जो थी वो आ चुकी हुई थी। अब उसमें से पहली डेवलपमेंट देखें तो स्पेशलाइजेशन बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस मीन वाजिया हो जाना या बेहतर हो जाना। अब देखें इस जमाने में जैसे है, तो आपको पता है कि मोस्टली जो होता है हर फील्ड के अंदर पीएचडी डॉक्टर्स हैं जो एनिमल्स को जो है, या टेक्सोनोमिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली पीएचडी करते हैं अपनी खास फील्ड के अंदर। जैसे सपोज कुछ एंटामोलॉजिस्ट हैं, वो इंसेक्ट्स की टेक्सोनोमी में या इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो मैमोलॉजिस्ट हैं, तो कुछ जो हैं जी वो हर्पिटोलॉजिस्ट हैं जो एम्फीबियंस को कर रहे हैं। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन अब हुई है। इवन आप में से भी अगर कोई फ्यूचर में पीएचडी करेगा तो वो एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर चले जाएगा, जूलॉजी के अंदर, तो उसी स्पेसिफिक फील्ड में वो सारी जिंदगी वर्क करेगा। तो इस तरह से अब उस जमाने में भी इतनी कुछ स्पेशलाइजेशन हालांकि नहीं थी, लेकिन अब इस जमाने में लीनियस से लेकर डार्विन तक क्या हुआ था कि स्पेशलाइजेशन हो गई हुई थी कि हर साइंटिस्ट एक खास ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर अपना काम कर रहा था, तो वो अच्छा बेहतर हो गया था काम। क्योंकि जब एक चीज के अंदर आप एक जो है स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो आप उस चीज को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस जमाने में क्या था कि आथर्स जो थे, जैसे रे था, लीनियस था, लामार्क था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेक्सोनोमी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन 18वीं सदी के यानी कि 1800 तक तकरीबन कर ली हुई थी। तो इस तरह से जब बहुत सारे आथर्स आ गए जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनका एक सिंगल ग्रुप बन गया। जैसे अब अक्सर ने बर्ड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन की, मतलब कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो बर्ड्स की क्लासिफिकेशन करने लगे, और बीटल्स की कुछ करने लगे, ठीक है, जो एंटामोलॉजिस्ट थे, और बटरफ्लाइज वगैरह की। तो इस तरह से हर जानदार के लिए स्पेशलाइज्ड ऑथर्स थे, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट फिर अवेलेबल थे उस जमाने में, जो कि उनको क्लासीफाई करते थे। तो क्लासिफिकेशन यानी कि ज्यादा बेहतर हो गई थी स्पेशलाइजेशन होने की वजह से। तो दूसरा अब देखें इसमें फिर फायदा क्या हुआ स्पेशलाइजेशन होने का, क्लासिफिकेशन बिकेम मोर हायरार्चिकल। तो क्लासिफिकेशन जो थी इसमें एक बेहतर तरीके से दर्जा बंदी हो गई। क्योंकि आप देखें अगर
तो आप यहाँ पे अब ये मैंने आपको बताया था ना कि कैटेगरीज, मैंने आपको एक टर्म स्टूडेंट बताई थी, आपको याद है ना कैटेगरीज क्या होती थी, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, कोई बता सकता है? आपको कैटेगरीज दिखाई भी थी, आपको एग्जांपल भी इनकी दी थी, क्या होती थी भी कैटेगरीज? मैंने बताया था ना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, फाइलम, जीनस, स्पीशीज वगैरह को क्या कहते हैं? कैटेगरीज कहा जाता है। साथ साथ स्टूडेंट्स आप याद नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों भाई? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज नहीं सर किसी को करते याद हैं। था क्या है? तो ये देखें, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ही है ना ये वाली। अब ये देखें जो आपको आजकल ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज नजर आ रही हैं, उस जमाने में सारी नहीं थी अवेलेबल। इनमें से कुछ कैटेगरीज थी, कुछ नहीं थी। यानी वो उस जमाने में फिर जो लीनियस और डार्विन के दरमियान वाला जमाना था, उसमें कुछ कैटेगरीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई, वही अभी आपको एग्जांपल यहाँ पे देने लगा हूँ। तो ये देखें कि अब अबव द स्पीशीज लीनियस रिकॉग्नाइज्ड ओनली जीनस, ऑर्डर, क्लास एंड किंगडम। अब देखिए लीनियस ने इसमें से क्या क्या आइडेंटिफाई किया था, जो लीनियस ने अपने जमाने में क्लासिफिकेशन की थी। अब इसमें से मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ इसको, ये देखें, जीनस, ऑर्डर, क्लास एंड किंगडम। ये देखें ये वाली जीनस, ऑर्डर, क्लास और किंगडम, यानी इसमें फैमिली और फाइलम शामिल नहीं थे। तो ये दो जो कैटेगरीज थी ये वाली लीनियस के ज़माने में शामिल नहीं थी, तो ये बाद में ऐड हुई, फैमिली भी और फाइलम भी। तो इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा हायरार्ची आ गई है, ज़्यादा इसमें दर्जा बंदी हो गई है। तो इस तरीके से फिर दर्जा बंदी जो थी वो इन्हांस हो चुकी हुई थी बाद वाले ज़माने में लीनियस की। तो अब इसमें देखें कि लीनियस ने 5 जो थी वो कैटेगरीज जस्ट अपने ज़माने में रिकॉग्नाइज की थी, इसके मुताबिक उसने क्लासिफिकेशन की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मजीद कैटेगरीज ऐड हो गई, जैसे फैमिली थी और फाइलम थी, तो ये मजीद दोनों ऐड की गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि मजीद इसके अंदर एडिशन होते गए। अब आपको पता है ना कि सिर्फ यही वाली कैटेगरीज नहीं है, इसमें आपको पता डोमेन भी आ गई हुई, जैसे ये देख रहे हैं डोमेन आप ऊपर, तो ये ऐड होती चली जा रही है। स्पीशीज के नीचे भी कैटेगरी सब स्पीशीज, ठीक है। इसी तरह फैमिली में भी आपको पता कैटेगरीज हैं, ऑर्डर्स में भी इंफ्रा ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, या बहुत सारे इंफ्रा क्लास है, सब क्लास है, फलां फलां, इस तरह से आपने हर तरह का देखा हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर मजीद एडिशन होते चले जा रहे हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। हायरार्ची जो है टेक्सोनॉमी की वो ज्यादा बेटर होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मजीद ऐड हो रही है। तीसरा इसमें क्या चेंज आया, फिलोसफिकल गाइडलाइंस वर एक्सप्रेसली रिजेक्टेड। अब फिलोसफिकल गाइडलाइंस क्या थी कि उसके अंदर बहुत सारी फिलोसफी के, फिलोसफी आप कहते हैं ये ग्रीक वर्ड है, फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी अक्ल से मोहब्बत रखना। तो फिलोसफिकल गाइडलाइंस से मुराद ये कि कुछ पुराने आइडियाज थे वही बस चलते चले जा रहे थे जी, कि ऐसी चीज होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं थी कि एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकेंगे ये चीज ऐसी वाकई है या नहीं है। तो उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, इंपीरिकल एंटरप्राइज ऐड हो गई, यानी कि आपने जो भी चीज करनी तजर्बे की बेस पे करनी है, जो भी आपने क्लासिफिकेशन करनी है उसमें तजर्बा करते हुए उसको एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। तो इस तरह से फिर उसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड हो गया। चौथा क्या था कि सर्च फॉर अ नेचुरल सिस्टम वाज इंटेंसिफाइड, कि कुदरती सिस्टम को चेक किया जाने लगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो लीनियस के जमाने तक की क्लासिफिकेशन थी वो डाउनवर्ड थी, वो ये अपवर्ड नहीं थी। तो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन जो थी उसको आर्टिफिशियल कहा गया है अभी वाले सिस्टम में, आपने अभी पढ़ा है ऊपर सबसे पहले पैरे में इसके, कि जो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन थी दैट वाज ब्लेटेंटली आर्टिफिशियल, जो मुकम्मल तौर पे क्या थी, एक मसनूई तरीकाकार थी जिसमें कीज वगैरह जो थी वो यूज की गई थी। तो इस तरह से वो बेहतर नहीं था। तो इस तरह से जो था नेचुरल सिस्टम जो था उसका, उसके लिए सर्च जो थी वो इंटेंसिफाई हो चुकी हुई थी। और इस तरह से जो नेचुरल यहाँ पे वर्ड था वो एंटोनाइम था, वो मुतजाद लफज था आर्टिफिशियल का। तो ये सिस्टम जो था ये काफ़ी हद तक नेचुरल था, जिसमें जो था वो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया था स्पीशीज़ को, और उसके बाद फिर उनको मजीद जो था अगले ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें नेचुरल सिस्टम से मुराद किया था कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, ये मैंने आपको यहाँ पे एक तर्जमा भी इसका लिखा हुआ। तो इस तरह से जो था 4 तरह की मेजर एडवांसमेंट आई थी बिटवीन द पीरियड ऑफ लीनियस एंड डार्विन। पहली क्या थी कि स्पेशलाइजेशन बेहतर हो गई हुई थी, यानी साइंटिस्ट मुख्तलिफ अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन थी उनकी। दूसरा मैंने बताया कि इसमें टेक्सोनोमिक हायरार्ची के अंदर जो था मजीद कैटेगरीज ऐड कर दी गई, वो कौन सी थी, तो फैमिली और फाइलम। तीसरा मैंने बताया कि फिलोसफिकल गाइडलाइंस खत्म हो गई थी, एक्सपेरिमेंटेशन का आगाज हो चुका हुआ था, जिसमें तजर्बे की बेस पे जो था एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जाती थी। चौथा क्या था कि इस सिस्टम को जो अपवर्ड था इसको काफी हद तक नेचुरल माना जाता था, तो नेचुरल सिस्टम जो था उसको सर्च आउट किया जाने लगा। इसके अलावा और बेशुमार अब सिस्टम जो आए हुए हैं उनको भी नेचुरल ही माना जाता है।
अपवर्ड को इतना नेचुरल नहीं माना जाता था, लेकिन इसके बाद वाले भी फिर देखें आप चलते ही जा रहे हैं तो उनको नेचुरल कहा जाता है, डाउनवर्ड को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता था फिर बाद में। तो इस तरह से फिर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जो थी